किसान भाइयों बहनों नमस्कार। दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज नेबुरिया। कृषि दर्शन कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियां आपको देते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे 3 सेगमेंट विज्ञान किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, आज हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान किसान में हम आपको बताएंगे कुछ खास। दिल्ली स्थित पूसा नास कॉम्प्लेक्स में एक राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें रबी अभियान 2019 को लेकर बातचीत की गई। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2019 पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, अपर आयुक्त वसुधा मिश्रा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त डॉक्टर S.K. मल्होत्रा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस रबी अभियान में उर्वरक मंत्रालय के सचिव छविलेंद्र रावुल ने भी भाग लिया और उर्वरक के सही उपयोग खेती में कैसे हो जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो और मिट्टी की सेहत पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। रबी का खाद का आवश्यकता है, उसका जो असेसमेंट हम सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं उनके साथ मिलके बैठ के करते हैं। तो ये जो रबी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये सारे चीज़ का जायज़ा लिया जाता है कि सोइंग पोजीशन क्या होगा। इस साल जैसे बारिश अच्छा हुआ है खरीफ में, तो ये मानसून सीजन में इससे क्या होगा ना, मॉइस्चर कंटेंट रबी के लिए अच्छा मिलेगा। और जैसे हमारे एग्रीकल्चर कमिश्नर साहब बता रहे थे कि रिजर्वर के जो पोजीशन है, कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है। 23% ज़्यादा पानी इस बार रिजर्वर में है, तो इस करके ज़्यादा एरिया में रबी की सोइंग होगा। तो उसके मुताबिक हम ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा और हमको ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्लान सप्लाई करने के लिए प्लान करना पड़ेगा। और हम इस कॉन्फ्रेंस में कोशिश करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और उनके जो अदारे हैं वो कोशिश करेंगे फार्मर्स किसान भाइयों को समझाएं कि आप सही ढंग से सही क्वांटिटी और सही किस्म का खाद इस्तेमाल करो सो कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हो सकता है। रबी का हमारा रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली हम ज़्यादा यूरिया का ध्यान देते हैं क्योंकि ये बाकी जो फर्टिलाइज़र है वो डी कंट्रोल है। वो अभी जो हमारा तजुर्बा है कि इसका मार्केट टेक्स केयर ऑफ दैट, तो इसमें कोई ज़्यादा डेफिशिएंसी नज़र नहीं आता है। यूरिया कंट्रोल्ड आइटम है और इसमें थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, इस करके थोड़ा इसका ठीक ढंग से प्लान करना ज़रूरी होता है। तो इस साल हम जो लगाए हैं अनुमान कि तकरीबन 171 लाख टन का खपत होगा। कहीं ज़्यादा रासायनिक खाद इस्तेमाल हो रहा है और किसान भाइयों ने इसके बारे में जानकारी लेके कम इस्तेमाल करेंगे, उसका इम्पैक्ट तो होगा, मगर ये लार्ज स्केल में अभी अडॉप्ट नहीं हुआ है। और ये अगले खरीफ ये जो रबी सीजन में होने का मेरे को नहीं नज़र आ रहा है। ये अच्छी चीज़ है कि सही ढंग से
रासायनिक खाद कम डाले जिसका ज़रूरत है, या हमारा जो ट्रेडिशनल खाद है अगर वो उत्पादन सही ढंग से दे पाएगा उसका भी इस्तेमाल करे, हम उसका वेलकम करें। हमारे तरफ से किसान भाइयों को ये है मैसेज कि वो उनके लिए जितना खाद की ज़रूरत है सही वक्त सही कीमत हम उनके पास पहुंचाएंगे, और किसान भाइयों को अनुरोध है कि वो अपने खेती में सही ढंग से अपना सॉइल का टेस्टिंग करके जो जितने क्वांटिटी का खाद इस्तेमाल करना वो इस्तेमाल करिए। इस रबी अभियान के उद्देश्य एवं इससे किसानों को कैसे फायदा होगा, इस बारे में अधिक जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर YR मीणा ने कहा। रबी अभियान का सीधे तौर पर मतलब यह है कि देश भर के हमारे जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के कृषि सचिव, निदेशक और रिसर्च से जुड़े हुए लोग आते हैं इसमें, और ख़ासकर तैयारी की बात होती है कि आने वाला जो सीज़न हमारा रबी का है उसके लिए हम किस हद तक तैयार हैं, चाहे वो बीजों की आवश्यकता के मामले में हो, खाद और उर्वरक के मामले में हो, या कोई भी मतलब कृषि से संबंधित जो बातें हैं, तो वो यहाँ पर चर्चा होती है राज्य सरकारों के साथ, और राज्यों में कहाँ किस किस्म का कितना बीज चाहिए वो निकल के आता है, और उसका प्रॉपर जो इंडेंट होता है उसके हिसाब से फिर बीज की व्यवस्था की जाती है और उर्वरकों की व्यवस्था की जाती है। और ये जो अभियान है इसमें हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके महानिदेशक और सेक्रेटरी डेयर, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव, इसके अलावा फर्टिलाइज़र जो डिपार्टमेंट है वहाँ से भी सचिव महोदय को बुलाया जाता है और यहाँ पर प्रेजेंटेशन होते हैं। दूसरी बात है, हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की, उन पर भी चर्चा की जाती है, अभी तक कहाँ तक उपलब्धि हासिल हुई है। राज्यों से निवेदन किया जाता है कि उन पर और जोर दिया जाए, जिससे किसानों को जो किसान हितकारी योजना है उनका पूरा लाभ मिले और उनका समय से पंजीकरण हो। तो इसके लिए ये प्रयास किया जाता है। तो सभी लोग जुल करके, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, मिल के जब कोई प्रोग्राम तय करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे कामयाबी मिलती है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा कि पूसा स्थित नास कॉम्प्लेक्स में रबी अभियान 2019 का आयोजन किया गया। उसमें कुछ खास झलकियां आपको दिखाई। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों बहनों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अब हम बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के बारे में। और आज हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से जो मछली पालन कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से सफल मछली पालन किया जाए। खेती अब घाटे का व्यवसाय नहीं रही, इसमें नए प्रयोग की पूरी संभावना है। इन संभावनाओं की बदौलत कई किसानों ने मिसाल कायम की है। उन्होंने ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया और दूसरे किसानों के प्रेरक बने। ऐसे ही किसानों में है पिंडरा तहसील वाराणसी जिले के विक्रांत पाठक। अपनी 2 हेक्टेयर जमीन में मछली पालन कर रहे हैं। मैं जब अपनी पढ़ाई ख़त्म करके खाली हुआ तो
हमको जिज्ञासा जागा कि हमारे पास परती भूमि पड़ी थी, तो हम लोग अपने ज़िले के मत्स्य पालन ऑफिस गया, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और फिर हमने 1 एकड़ की ज़मीन में अपना छोटे छोटे गड्ढों खोद करके तालाब बनाया और फिर देसी मछली पालना चालू किया, और जिससे कि हम लोग 2009 से काम अपना करना स्टार्ट किए हैं और इसमें 2019 हो चुका है और 2 हेक्टेयर में मछली पालन कर रहे हैं अपने यहाँ। साल 2009 में देसी मछली पालन से शुरुआत करने वाले विक्रांत पाठक ने साल 2013 से प्यासी मछली पालन में कदम बढ़ाया। और इस समय हमारे पास 2 हेक्टेयर है, इसमें हम लोग करीब 2 लाख बच्चे प्यासी पालन का प्यासी के बच्चे डाले हैं, जिससे कि हमारी आमदनी 100 टन के आसपास हो जाएगी और फिर हमारे सिस्टम भी अपना आर सिस्टम का भी काम चालू कर देंगे और 2 हेक्टेयर हमारा पहले से प्यासी पालन हो रहा है। विश्व के दूसरे नंबर के मत्स्य पालक देश भारत में अब कई सफल मछली पालक उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक है विक्रांत पाठक। परंपरागत कृषि के साथ इन्होंने मछली पालन का सोचा। बहुत ही छोटे से पैमाने पर शुरू किया गया ये व्यवसाय आज सफलतापूर्वक चल रहा है। अपने शुरुआती समय को याद करते हुए विक्रांत पाठक बताते हैं, 2013 तक हम लोग मछली पालन देसी मछली करते थे। अब देसी मछली हटा करके हम लोग इस समय हम लोग 2013-14 में प्यासी पालन का ट्रेनिंग लेकर के मैंने आया काकीनाडा से, तो वहाँ से हम लोग यहाँ फिर प्यासी पालन करना स्टार्ट किया, क्योंकि कम जगह में अधिक उत्पादन, जैसे कि 1 एकड़ में हम रोहू कतला नैन 6 टन माल पैदा करते थे, आज 1 एकड़ में हम फंगास पालन प्यासी पालन करीब 20 टन के आसपास पैदा कर लेते हैं। इसलिए हम लोग रोहू कतला नैन को कम कर दिया और फिर प्यासी पालन करना प्यासी पालन का पालन बढ़ा दिया गया। कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में विक्रांत पाठक ने पारंपरिक और आधुनिक विधि को अपनाया और उन्होंने इस क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। देसी मछली पालन से शुरू करने वाले विक्रांत पाठक आज प्यासी मछली पालन कर रहे हैं और कम जगह में ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। प्यासी मछली पालन के लिए विक्रांत पाठक ने पहले ट्रेनिंग ली, उसके बाद ये कार्य शुरू कर दिया। सरकारी विभाग से मिलने वाली सहायता का लाभ भी विक्रांत पाठक लेते हैं। और इस समय नीली क्रांति योजना के अंतर्गत हमको विभाग की तरफ से 20 लाख का RS सिस्टम बनवाने के लिए अनुदान भी मिला है, जो कि हमारा RS सिस्टम बन चुका है और उसमें बच्चे पढ़ने वाले हैं। प्यासी मछली पालन के लिए उन्हें क्या तैयारी करनी पड़ी और लागत के अनुरूप उन्हें कितना मुनाफा हुआ, आइए जानते हैं। प्यासी पालना स्टार्ट किए तो प्यासी की लागत एक मछली तैयार करने में 1 किलो तैयार करने में हम लोग की प्यासी पे 65 रुपये लागत आ जाता है, जो कि हमारे यहाँ हमारे बाज़ारों में 110-115 रुपये बिक जाती है, तो हम लोग को 40 से 45 रुपये फ़ायदा आ जाता है। हमारे नज़दीकी बाज़ारों में बिक जाती हैं और कुछ मंडियां हैं, बनारस, जौनपुर, मुगलसराय मंडी है, वहाँ भी माल हम लोग बेच करके अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। जो कि प्यासी पालन है, जो कि एक विषय में 700, तो ऐसे जोड़ा जाए तो 1 एकड़ में हम लोग 21,000 बच्चे डालते हैं। 21,000 बच्चे डालते हैं। 21,000 बच्चे डालने में हम लोग का 13 से 14 लाख रुपये खर्च आता है, और जिससे कि हम लोग को 5 से 7 लाख रुपए बच जाता है। मछली पालन के क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा चुके विक्रांत पाठक ने फूलों की खेती से भी अच्छा लाभ कमाया है। उन्होंने खाली पड़ी एक जमीन पर फूलों की खेती का मन बनाया और मछली पालन के साथ साथ फूलों की खेती कर डाली। हम लोग पहले मछली पालते थे छोटे छोटे गड्ढों में, और उसके बांध के बगल में हमारी खाली ज़मीन पड़ी थी, तो हम लोग सोचे कि फूल की खेती भी करें, और फूल की खेती करना स्टार्ट किया। तो जो तालाब में जो हम लोग चारा खिलाते हैं, उससे जो गंदगी होती है वही पानी निकाल करके हम लोग अपने
खेतों में खेतों में डालते हैं और उससे रोग लगने का क्षमता कम हो जाता है और फिर उसका पैदावार भी बढ़ जाता है, हरे भरे फूल भी होते हैं हमारे, इसलिए हम लोग के आगे आमदनी बढ़ गई है। विक्रांत पाठक जैसे किसान जागरूक और उन्नतशील किसान का सही उदाहरण है, जो कि अपनी जी तोड़ मेहनत से सफलता को अपने नाम करते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे फार्मिंग इंडिया को लेकर। लेते हैं ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों बहनों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अब हम बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया को लेकर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे कि गुल मेहंदी की खेती आप कैसे कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो गुल मेहंदी की खेती कई राज्यों में की जाती है और व्यावसायिक तौर पर हमारे किसान भाई इसे कर रहे हैं। गुल मेहंदी की खेती यदि पॉली हाउस में किया जाए तो बेहतर उत्पादन मिल सकता है, मुनाफा भी अच्छा हो सकता है। तो कैसे कर सकते हैं आप गुल मेहंदी की खेती पॉली हाउस में, आइए जानकारी लेते हैं। हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण देश है, जहां विभिन्न संस्कृतियां एक साथ एकजुट होकर रहती है। यही कारण है कि हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं, वेशभूषाएं और यहाँ तक कि व्यंजन भी है। स्वादिष्ट और खुशबूदार भारतीय व्यंजन में एक बात सामान्य है और वो है इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले। मसाले ही हैं जो भारतीय व्यंजनों को दूसरों से अलग बनाता है। मसाले सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि ये भारतीय खाने का मुख्य हिस्सा है। एक ऐसा ही खुशबूदार मसाला है जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। आज इसका इस्तेमाल सिर्फ औषधि में नहीं बल्कि मसालों में भी प्रचलित हो रहा है। आज भारत में इसकी मांग रफ्तार पकड़ रही है और जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसे दूसरे राज्यों में भी उगाया जा रहा है। बेहद खुशबूदार औषधीय मसाला रोजमेरी भारत में गुल मेहंदी के नाम से भी प्रचलित है। रोजमेरी भारत के लिए एक नई फसल है। आज से कुछ वर्ष पहले तक ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना था, लेकिन आज इसका उपयोग बड़े भोजनालयों में व्यंजनों को खास खुशबू और स्वाद देने के लिए होता है। रोजमेरी को न सिर्फ मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि रोजमेरी का तेल और शैम्पू भी बनाया जाता है। इसके साथ ही रोजमेरी का इत्र भी बनाया जाता है। रोजमेरी का उपयोग जितना बढ़ता जा रहा है, हमारे किसानों के लिए भी उतने ही अवसर बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग गुल मेहंदी की सुंदरता और आकर्षण को देखते हुए इसे सजावटी पौधे के रूप में गमले में लगाते हैं। ये पौधा बहुत ही आकर्षक होता है। इसके फूल मन को मोहने वाले होते हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के चुनिंदा इलाकों में इसकी व्यावसायिक खेती की जाती है।
ज्यादा गर्म या ठंडे क्षेत्र में रोजमेरी की कृषि संभव नहीं है। इसके लिए तापमान 16 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। भारत विविधताओं से भरा है, इसलिए अनुकूल वातावरण वाले क्षेत्रों की कमी नहीं है। इस कारण आज गुल मेहंदी की कृषि धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। गुल मेहंदी की खेती के समय 60 से 70% नमी की जरूरत होती है। गुल मेहंदी की खेती पॉली हाउस में करना उचित रहता है। अंकुरण से लेकर पौधा बनने तक कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इसे उगाने के लिए कलम को कोकोपीट से भरी कृषि ट्रे में लगाएं और नियमित तापमान और आर्द्रता वाले विशेष कक्ष में रखें। इस कक्ष में सबसे पहले एक आधार तैयार किया जाता है। आधार को प्लास्टिक की पन्नी से ढक दिया जाता है और फिर तैयार कृषि ट्रे को आधार पर रखें। वातानुकूल कक्ष में 80 से 90% नमी रहती है। कृषि ट्रे को पूरी तरह प्लास्टिक से ढकने की वजह से अंदर का तापमान 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है। नमी और वातावरण को नियंत्रित करने से 25 से 30 दिनों में कलमों में जड़ें बन जाती है। गुल मेहंदी की बुआई के लिए पॉली हाउस बनाने की जानकारी किसान अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। मिट्टी के संपर्क से बचाने के लिए मैट बिछाएं या 2.5 फुट ऊंचे आधार का निर्माण करें। शेड में धूप को नियंत्रित करने के लिए काले रंग के शेड लगाएं। खेती करने से पहले मिट्टी के पीएच की जांच जरूर करवाएं। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी का पीएच स्तर 5 से 6 के बीच हो तो ये गुल मेहंदी की कृषि के लिए आदर्श होता है। गुल मेहंदी की खेती के लिए बलुई या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। इस तरह की मिट्टी में पानी का ठहराव नहीं रहता, साथ ही पर्याप्त नमी भी बनी रहती है। ज्यादातर कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई बीमारी नहीं लगती। बीच बीच में आप जो नीम ऑयल होता है, नीम का तेल, वो 1 ml 1 लीटर 20 लीटर में 20 ml डाल के पूरे फसल में हर महीने अगर एक बार इसका छिड़काव कर देंगे तो इससे हमारी फसल को पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं और जो हमारे हानिकारक कीड़े हैं उससे भी हम बच सकते हैं। अगर पौधों की जड़ें काली या भूरी हो तो इसका मतलब है कि पौधा स्वस्थ नहीं है। गुल मेहंदी में पत्ता छेदक, फफूंदी लगने, तना गलने और जड़ सड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गुल मेहंदी के खेत में खरपतवार की समस्या कम रहती है, लेकिन फिर भी किसानों को हर 15 दिनों के अंतराल पर निकोनी कर देनी चाहिए। किसानों को एक महत्वपूर्ण बात का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है कि वे अपने खेत में किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग ना करें। ये एक औषधि पौधा है। रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग करने से इसके औषधीय गुणों का क्षय होता है और बाजार में इसका मूल्य भी कम मिलता है। रासायनिक खाद डालने से इसके जो औषधीय गुण हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से हम इसको प्रयोग में लाते हैं, रासायनिक खाद अगर हम यूज कर लेंगे तो उससे उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि 1 एकड़ में 10 से 12 ट्रॉली अच्छी सड़ी गोबर की खाद प्लस 2 कुंटल अच्छी साफ सुथरी नीम की खली और 1 कुंटल बोन मील का चूरा आता है और कम से कम 10 कुंटल जो हमारी बर्मी कंपोस्ट है उसका प्रयोग करें। ये गोबर हम फाइनल जुताई से पहले हम मिक्स कर देते हैं और जब जो हमारी नीम की खली है, बोन मील है और हमारा जो बर्मी कंपोस्ट है वो आखिरी जुताई से पहले मिक्स करके पाटा लगा देते हैं। 1 एकड़ रोपण के लिए लगभग 60,000 पौधों को तैयार किया जाता है। इसके बाद सामान्य कृषि क्रिया से रोजमेरी की वृद्धि होती रहती है। रोपण के बाद खेत में सिंचाई की जाती है।
रोपण के बाद लगभग 20 दिनों तक हर दूसरे दिन सिंचाई की जाती है। जब जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़ लें, तब सिंचाई हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करना उचित होता है। गुल मेहंदी को पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती। जब तक फसल की कटाई ना हो, तब तक हर 10 दिन के अंतराल पर पानी डालना उचित होता है। किसान सिंचाई करते समय ये ख्याल रखें कि खेती में जल भराव ना हो और निकास की व्यवस्था दुरुस्त हो। गुल मेहंदी को उगाना कोई कठिन कार्य नहीं है। हमारे किसान हजारों वर्षों से इस तरह की फसलों को सुगमता से उगाते आ रहे हैं। बस जरूरत होती है उत्पाद के विक्रय के लिए कारगर व्यापार श्रृंखला की। यदि किसान सही प्रचार प्रसार कर पाए, तो वे सीधे खेत से फैक्ट्री, थोक विक्रेता तथा मॉल्स तक अपने उत्पाद को आसानी से पहुंचा सकेंगे और मुनाफा कमा सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात नई जानकारियों के साथ। यदि आप अपने सवाल या सुझाव हमें भेजना चाहें तो आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेजना चाहें तो हमारा ईमेल ID लिख लीजिए। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।